Hello and welcome back to another video. This is Advocate Shokat Mir and we are continuing job related or court related awareness of the post advertised in Jammu and Kashmir High Court for the post of junior assistant. So this is our lecture 8th and we'll be starting with the most awaited portion of this subject by today, that is legal terminologies, on the basis of which everyone on the YouTube or other platforms on different channels uh, made a type of hike that they produce the best content and they teach the best thing. But the thing is that the material I have brought and the bulk of material I have brought, no one has done. So जितना मैंने आपको मटेरियल दिया है इतना मटेरियल किसी ने नहीं लाया, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। और जितना अच्छे से मतलब विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन, जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना मुझे नहीं लगता कि किसी और ने पढ़ाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली सेइंग दिस, क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर है, लोगों ने 2-3 लेक्चर्स में निपटा दिया है। और 2-3 लेक्चर में मतलब आर यू सीरियस कि 2-3 लेक्चर में दैट विल बी completing the margin of weightage which is given in the examination for 10 marks. आप 10 मार्क्स के लिए 2-3 लेक्चर में निपटा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी 10, 12, 15 लोग जितने भी मार्क्स ज्यादा होते हैं उस हिसाब का सिलेबस वो वाइड करते हैं। मतलब वो जो एग्जाम में क्वेश्चंस की वेटेज होती है उसको इतना वाइडन करते हैं जिस हिसाब से मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसी हिसाब से वो सिलेबस भी मैनेज करते हैं। तो मैंने 10 मार्क्स के हिसाब से ही मतलब उतना ज्यादा सिलेबस प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि 10 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं तो आधे घंटे के 10 से 12 लेक्चर्स के बीच में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब 5-6 घंटे का भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती है देन हाउ कम इट बी पॉसिबल कि आप एक 10 मार्क्स को मतलब पेपर क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर 10-10 मार्क्स के लिए जब हम पढ़ते हैं तो पॉलिटी पूरी पढ़नी पड़ती है, 10 मार्क्स के लिए पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। तो मतलब ये पोर्शन कैसे 10 मार्क्स के लिए मतलब पॉसिबल है कि आपको 2-3 लेक्चर्स में निपट जाएगा? ऐसा नहीं है, हर चीज की डेप्थ होती है। हमने डेप्थ के साथ पढ़ा है। वो मैं वेरी श्योरली कहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी श्योर कि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की, और इससे अलावा भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम करेंगे लीगल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी। लीगल टर्मिनोलॉजीज सिविल भी होती है और क्रिमिनल भी होती है। हम जो स्टार्टिंग में मतलब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना इस वक्त, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मतलब मैक्सिमम क्रिमिनल साइड पे जोर दिया जाए। फिर बाद में जब मैं सिविल साइड पे जोर देने लगूंगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वक्त हम क्रिमिनल साइड को लेकर चल रहे हैं मतलब ज्यादा। ठीक है, ये जो लीगल टर्मिनोलॉजीज है ये ज्यादातर आपको क्रिमिनल केसेस में देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट किया कहां से? क्रिमिनल साइड से। ये पार्ट 1 है। मुझे लगता है 3-4 पार्ट तो नॉर्मली नहीं, 5 पार्ट्स तो नॉर्मली बनेंगे। मैंने कोशिश करनी है कम से कम 150 तक लीगल टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को कराऊं, क्योंकि जो आपको यूट्यूब वगैरह पे आगे पीछे मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं 20-30 लीगल टर्मिनोलॉजीज, मतलब सीरियसली आर यू सीरियस के 20-30 लीगल टर्मिनोलॉजीज में आपका कवर हो जाएगा। एक और चीज, मैंने आपको लेक्चर आई थिंक लेक्चर 6, यस मुझे याद नहीं, शायद से लेक्चर 6 है, 5 और 6, मुझे लगता है 6 है। लेक्चर 6 के अंदर मैंने आप लोगों को हाई कोर्ट की हिस्ट्री प्लस एम्प्लॉयज जो होते हैं कोर्ट में उनके बारे में पढ़ाया है। तो मैंने एक मतलब प्लेटफॉर्म पे देखा कि जो एम्प्लॉयज वाला पोर्शन है उसको लीगल टर्मिनोलॉजीज के अंदर ऐड कर दिया। मतलब जैसे अहमद हो गया, नाजिर हो गया, कॉपिस्ट हो गया, स्टेनो हो गया, ये एम्प्लॉयज हैं, ये लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है।
हरी बात समझ, ये है लीगल टर्मिनोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मिक्सअप नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एम्प्लॉइज में और लीगल टर्मिनोलॉजी में फर्क होता है, एम्प्लॉय अलग चीज है, लीगल टर्मिनोलॉजी अलग चीज होती है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है जी। पर्टिकुलरली पहले ही कहा था, मेरे साथ पढ़ोगे तो बेस्ट पढ़ाऊंगा, बेस्ट कंटेंट दूंगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लॉ, व्हाट इज लॉ? कानून क्या है जी? क्या होता है लॉ? कोई यात्रीगण किसी को आता हो? देखिए, लॉ हम कहते हैं उन सारे रूल्स को जो बनाए जाते हैं इंसान के बिहेवियर को, इंसान की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए। द सेट ऑफ रूल्स टू कंट्रोल ह्यूमन एक्शन। आप देखते हैं, आप बात करते हैं, आप चलते हैं, ठीक है, आप हरकत करते हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक रूल्स बनाए गए, उनको उसको हम लॉ कहते हैं। देखिए, आप किसी को देख रहे हैं, आप उसको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, कानून आपको इजाजत नहीं देता किसी को घूर के देखने की, बात आ रही समझ में? मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और कोई, मान लीजिए कोई फीमेल कहीं पे नहा रही है, ठीक है जी, और उसके घर में एक शीशा लगा हुआ, तो अंदर से उसने लाइट ऑन कर दी, तो उसको नहीं पता कि बाहर से कोई देख रहा है। अब आप उसको घूर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको वायरिज्म कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी कानून है, दैट इज लॉ, ठीक है। आप चल रहे हैं, आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं और जानबूझ के आपने एक किसी को मुक्का मार दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका एक एक्शन है जिसने दूसरे को हर्ट किया, इसके ऊपर भी कानून है। लॉ हम कहते ही उसी चीज को है जिसमें इंसान, याद रखना, कानून इंसानों के लिए होता है, बाकी चीजों के लिए कानून नहीं होता, हैवानों के लिए कानून नहीं होता, हैवानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होता है, लेकिन कानून हैवानों के ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है जी। इंसान जो है उसके ऊपर कानून लागू होता है, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया, यही है लॉ, बात खत्म, ठीक है। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न और कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर और एक्शन, ठीक है जी। हमारा जो बिहेवियर है या जो हम एक्शंस करते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं, जुलते हैं, खाते पीते हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं, ठीक है जी। पहले हम लॉ की इन दो टर्मिनोलॉजीज को अलग से पढ़ेंगे, इन दो टर्मिनोलॉजीज को साथ में रखकर पढ़ेंगे। पहले आ जाता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है जी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, मतलब जैसे चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ अगर कोई कानून बनाए, चाइल्ड अब्यूज एक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी, तो ये क्या है? ये एक किसी क्राइम के लिए आपने कानून बनाया, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे स्पेशल लॉ, पता नहीं समझने। आपने किसी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए जब कोई कानून बनाया, उसको आपने क्या कह दिया? स्पेशल लॉ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्ट होता है लंबरदारी एक्ट, लंबरदारी एक्ट, ठीक है, जो हमारे चौकीदार लंबरदार होते हैं ना गांव में, सरपंच पंच, उसमें एक होता है लंबरदार, तो लंबरदार के लिए एक एक्ट बनाया गया, लंबरदारी एक्ट, सिर्फ लंबरदार के लिए। तो ये क्या है? ये एक स्पेशल लॉ है, ठीक है जी। मान लीजिए ऐसे ही हमारे पास पॉक्सो बना लिया गया ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, चिल्ड्रंस के सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए हमने कानून बना दिया। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास स्पेशल लॉ। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है, जैसे एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, हमारी गाड़ी शाड़ी को मैनेज करने के लिए सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया गया है, दैट इज स्पेशल लॉ। उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल लॉ। किसी एक सब्जेक्ट के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है। लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ होता है, वैसे स्पेशल लॉ को सब्सटेंशियल लॉ के साथ पढ़ना था हमने, चलिए ये भी जब पढ़ेंगे तो समझ जाओगे। हाँ जी, लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ वो होता है जब जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए बनाया जाए, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर के लिए एक कानून बनाया गया कि यहाँ पर हर एक के पास डोमिसाइल होनी चाहिए, और एक डोमिसाइल एक्ट बना दिया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, दैट इज लोकल लॉ। इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लोकल लॉ है। बात आ रही समझ में? किसी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए, किसी एक टेरिटरी या फिर किसी एक एरिया, टेरिटरी एरिया को कहते हैं, किसी एक एरिया के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून को हम क्या कहते हैं? वहां पर लोकल लॉ कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए लोकल लॉ हो गया, ठीक है।
इसको हम क्या कहते हैं, लोकल लॉ कहते हैं। फिर आ जाता है सब्सटेंशियल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ क्या होता है, एक ऐसा लॉ जो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं होता है, उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर होती है, ठीक है। जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर नहीं होता, उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर होती हैं, और सिटीजन्स के राइट्स और उनकी ड्यूटीज को वो डिफाइन करता है, ठीक है। और रिलेशन बताता है सिटीजन्स और स्टेट के बीच में। कैसे, मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस वन, ओके जी। जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हैं, प्रेसिडेंट को डिफाइन किया गया, सेंट्रल, स्टेट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सब्सटेंशियल लॉ है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आईपीसी है, आईपीसी में वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम की भी बात की गई है, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट की भी क्राइम की बात की गई, हर एक मतलब तरीके, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, इंजरी है, ठीक है, उसमें सारा कुछ है, उसमें मर्डर है, उसमें रेप है, उसमें डकैती है, उसमें रॉबरी है, थेफ्ट है, हर चीज है। आईपीसी में हर एक तरीके का क्या है, हर एक तरीके के सब्जेक्ट के लिए कानून है, मतलब मैक्सिमम तरीकों के सब्जेक्ट के लिए कानून है, ठीक है। तो आईपीसी क्या बन जाएगा? सब्सटेंशियल लॉ बन जाएगा। जब भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनेगा उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। जब वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनेगा उसमें, उस कानून में क्या होगा, राइट्स और ड्यूटीज, सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन किया गया होगा, और रिलेशन बताया गया होगा सिटीजन्स और स्टेट के बीच में, पीपल या स्टेट के बीच में रिलेशन बताया गया, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंशियल लॉ। अच्छे से दिमाग लगा के सुनना, ना समझ आए दोबारा से वीडियो पीछे करके सुनना। प्रोसीजरल लॉ बिल्कुल आसान है। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? देखिए, प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है कि जब भी कानून कोई प्रोसीडिंग करता है, उसमें वो जो प्रोसीजर फॉलो करता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने में जो कानून लगता है उसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारा एक केस चलता है कोर्ट में, ठीक है जी, हमारा क्या चल रहा है, एक केस चल रहा है कोर्ट में, और उस केस के अंदर क्या है कि मान लीजिए उस केस के अंदर हमने पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना है, कि मतलब एक बंदा है वो कंप्लेंट करेगा, फिर दूसरा बंदा है, ठीक है, वो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट आएगा, उसको क्रिमिनल कहा जाएगा, उसको डिफेंड करेगा, ठीक है। कंप्लेंट कब करनी है, कैसे करनी है, किसके सामने करनी है, कौन डिफेंड करेगा, ठीक है। फिर समन कैसे भेजा जाएगा, वारंट कैसे भेजा जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है ना, ठीक है। जब भी कोई केस को फॉलो अप होता है, उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसी प्रोसीजर के ऊपर अगर कोई कानून बनाया जाए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए BNSS है, जिसको हम पहले भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है, जिसको हम पहले CRPC कहते थे, जिसको हम पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे, ठीक है। इसी का नाम बदल के रख दिया गया और थोड़ा थोड़ा चेंज भी लाया गया, ठीक है। सेक्शंस आगे पीछे रिप्लेस हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक प्रोसीजर था क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए। क्रिमिनल केसेस में कब अरेस्ट होगा, कब इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन करेगा अरेस्ट, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, कौन कैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, कब विटनेस को लाना है, कब विटनेस को सुनना है, कब ट्रायल होनी है, कब जज साहब बैठेंगे, कब किसी को छोड़ा जाएगा, कब एक्विट किया जाएगा, कब एडमिट किया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। प्रोसीजर, किसी भी केस के लिए जो प्रोसीजर फॉलो अप किया जाएगा, उस प्रोसीजर के ऊपर अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं प्रोसीजरल लॉ, ठीक है जी। क्वाइट इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ के बाद आता है हमारा प्रोसीजरल लॉ के बाद आ जाता है हमारी अगली टर्म लीगल। लीगल लफ्ज किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज लीगल? लीगल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जिसको कानून परमिट करे, जिसका कानून परमिशन दे, जिसको कानून ऑथराइज करे, जब आप ऐसा एक्शन करते हो उसको हम लीगल कहते हैं, वो लीगल होता है, ठीक है। लीगल एक्शन कहते हैं, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग या एक्शन, कोई भी चीज या एक्शन जिसको कानून परमिट करता है। जैसे मेरे को कानून ने इजाजत दी है
कि मैं अगर मेरे राइट्स के खिलाफ कोई काम कोई करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है जी। तो वो क्या है, लीगल हो गया। लीगल कहते हैं उसी चीज को है कि ऐसा काम जिसको कानून ने इजाजत दी हो, जिसकी कानून ने इजाजत दी हो करने की, जिस काम को कानून ने इजाजत दी हो करने की, उसी काम उस चीज को लीगल कहते हैं, ठीक है जी। कोई कानून, कोई काम या फिर कोई और चीज, कुछ भी हो सकता है जिसकी कानून इजाजत देता हो उसको हम लीगल कहते हैं, ठीक है। इलीगल जिसकी कानून इजाजत ना देता हो, जिसको कानून ने रोका हो, प्रोहिबिट किया हो, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलीगल कहते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑफेंस। ऑफेंस या क्राइम क्या होता है? ऑफेंस या क्राइम क्या होता है, किसको कहते हैं ऑफेंस या क्राइम? कोई भी एक्ट या बिहेवियर, ठीक है जी, जिसको क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिश किया जाए या फाइन किया जाए, मतलब पनिश किसी भी तरीके से किया जा सकता है। आपको जेल में डाला डाला जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है, आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है। कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको कोई कानून पनिश करेगा या फिर जिसके लिए आपको जुडिशरी पनिश करेगी, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट का प्रोविजन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, मैंने उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ का मतलब क्या हो गया कि मैंने उसको हर्ट कर दिया। अब हर्ट के लिए प्रोविजन है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोविजन है हर्ट के लिए। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है या 1 साल तक की जेल हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑफेंस है, मतलब ऐसा एक्ट, ऐसा एक्शन, ऐसा बिहेवियर आपका जिसको कानून पनिश करता हो, जिसके लिए कानून आपको सजा देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। सजा कैसे कैसे हो सकती है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है और आपको फाइन भी किया जा सकता है। इसीलिए जब आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं और आप फाइन भरते हैं, ठीक है जी, जब आप ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ते हैं उसके लिए आप फाइन भरते हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। मेरी बात आ रही समझ में? अब ये कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। मैं बताऊंगा क्या होता है कंपाउंडेबल, क्या होता है नॉन कंपाउंडेबल, बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है जी। ऑफेंस के बाद आ जाता है जज। व्हाट इज जज? जज किसको कहते हैं? जज एक ऑफिसर होता है जो कोर्ट को प्रिजाइड करता है। मतलब जैसे आप बीडीओ ऑफिस में जाएंगे तो वहां का ऑफिसर कौन होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा बीडीओ ऑफिस का? बीडीओ साहब। तहसीलदार के तहसील में जाएंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? तहसीलदार साहब। डीसी ऑफिस जाएंगे तो कौन है? डिप्टी कमिश्नर साहब। ऐसे ही कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज होता है, जो प्रोसीडिंग चलाता है, जो केसेस सुनता है, ठीक है जी। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? कोर्ट का जज। याद रखना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट? तो आपने क्या टिक करना है? जज टिक करना है। इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है मुझे जहां तक अंदाज है। फिर आ जाता है बेलेबल ऑफेंस। ऑफेंस से हम आगे बेलेबल ऑफेंस पे। क्या होता है बेलेबल ऑफेंस? बेल क्या होता है? देखिए, बेल कहते हैं जमानत को। जमानत क्या होता है? चलो बेल तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ बेल क्या होता है। देखिए, आपको गिरफ्तार किया पुलिस ने, ठीक है, किसी भी जुर्म में। याद रखना, जब आपको गिरफ्तार किया पुलिस ने किसी भी जुर्म में, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे जुर्म साबित हो गया, नहीं। आपको गिरफ्तार किया पुलिस ने किसी भी जुर्म में, हवालात में डाल दिया, ठीक है जी। अब आप मुजरिम करार तो नहीं ना पाए, अभी आपका केस चलेगा, सब कुछ होगा। तो मान लीजिए अगर आपका छोटा मोटा, मतलब छोटे मोटे मामले में आपको अरेस्ट किया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अदालत के सामने एक दरखास्त दोगे कि भाई ये जब तक प्रोसीडिंग चलती है, तारीखें चलती हैं, तब तक आप मुझे टेम्परेरी रिलीज पर छोड़ दें। मतलब जब जब कोर्ट मुझे बोलेगा मैं वापस आ जाऊंगा, अदालत में भी हाजिर हो जाऊंगा, या जब बोलोगे मैं जेल में भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे टेम्परेरी रिलीज कर दीजिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरे बाल बच्चा घर पे वो भूखा ना मर जाए, ठीक है। वो जो टेम्परेरी रिलीज करता है ना कोर्ट किसी बंदे को, उसी को बेल कहते हैं, उसी को जमानत कहते हैं। तो मतलब आपको टेम्परेरीली रिलीज किया जा रहा है, आपको परमानेंटली रिलीज
नहीं किया जा रहा, ठीक है, आपको कुछ वक्त के लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। बेलेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल हो सके, जमानत हो सके, ठीक है, उस ऑफेंस को हम क्या कहते हैं, बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इट मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन बेलेबल फॉर जो भी है, ये सीआरपीसी का मसला, आगे छोड़ो इसको, इसको काटो। बेलेबल बस इतना याद, छोड़िए इसके डेफिनेशन को, छोड़िए आप इतना याद रख लीजिए कि ऐसा 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 केस, ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको जमानत मिल सके, ऐसा ऐसा जुर्म जिसमें आपको जमानत मिल सके, उसको हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, बैटरी चार्ज नहीं है, या फिर कोई, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैंने ये लफ्ज लिखा होगा तो बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि बैटरी के दो साइड टर्मिनल्स है ना, बैटरी चार्ज करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ज होता है जब भी आपको किसी भी केस में अरेस्ट किया जाता है तो आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि आपने ये जुर्म किया। देखिए, मान लीजिए हम दो दोस्त जा रहे हैं, मेरे दोस्त ने किसी का कत्ल कर दिया, मैंने तो नहीं किया, वो कत्ल करके भाग गया, पुलिस आई, उसने मुझे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, क्यों अरेस्ट किया, इल्जाम लगाया कि तूने कत्ल किया, तो उसी इल्जाम को हम चार्ज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, उस इल्जाम को हम चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम सच्चा होता और ये साबित हो जाता मेरे ऊपर, ठीक है, फिर मैं मुजरिम करार दिया जाता, ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज वार्ज सब, ठीक। तो चार्ज होता है वो गुनहगार पे भी लग सकता है, बेगुनाह पे भी लग सकता है, ठीक है। चार्ज क्या हो गया, इल्जाम, सिंपल सी भाषा में समझिए, चार्ज होता है इल्जाम, मतलब कि आपने किसी का कत्ल किया, नहीं किया, लेकिन आपको पुलिस ने अरेस्ट किया और फलां फलां सेक्शन के अंदर अरेस्ट किया, वो जो फलां फलां सेक्शन के अंदर आपको अरेस्ट किया जाता है वही होता है चार्ज, ठीक है जी, बात आ रही समझ में। फिर चार्ज कोर्ट लगाता है, वो एक लंबा प्रोसीजर, आप इतना याद रखिए कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगता है, जो सेक्शन कहते हैं ना, वो 302 में अंदर चला गया है, या कहते हैं 420 में अंदर चला गया है, ठीक है, तो वो 302 420 वो क्या है, वो एक चार्ज है जो आपके ऊपर लगाया गया है, वो एक एलिगेशन है, ठीक है, वो एक इल्जाम है जो आपके ऊपर लगाया गया, साबित होगा नहीं होगा वो बात की बात है, उसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी डेफिनेशन गायब होगी, खैर मैं पढ़ा देता हूं आपको ऐसे ही, छोड़िए इसको। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है, ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वारंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। वारंट होता है कोर्ट की परमिशन। देखिए, जब भी आप के खिलाफ कोर्ट एक चिट्ठी पास करेगा और पुलिस को देगा कि भैया ये लो और आप इस बंदे को जाकर पकड़ के ले आओ, उसको हम वारंट कहते हैं। एक चिट्ठी पे कोर्ट ने कुछ लिखा, आपके खिलाफ कुछ लिखा और कहा कि इस बंदे को पकड़ के मेरे पास लाओ, उसको हम वारंट कहते हैं, ठीक है। वो पुलिस के थ्रू भी करा सकती है कोर्ट, किसी और बंदे के थ्रू भी करा सकती है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि जहां पर पुलिस वालों को वारंट की जरूरत नहीं पड़ती आपको अरेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी को मतलब पुलिस को शक है आपने किसी को कत्ल कर दिया, अब पुलिस उसको थोड़ी जाएगी वारंट ढूंढने कोर्ट के पास कि भाई आप मुझे वारंट दीजिए फिर मैं इसको अरेस्ट करूँ, नहीं, पुलिस को ताकत है कि उसी को आपको पकड़ ले, बाद में देखेंगे वारंट का मसला, ठीक है। ऐसे केसेस जिसमें पुलिस को वारंट की जरूरत ना पड़े आपको अरेस्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एनी ऑफेंस इन विच पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, ठीक है जी, लिख लेता हूं यहां पे, एनी ऑफेंस in which police can arrest any person without वारंट, ठीक है जी। कंप्लेंट क्या होता है, देखिए याद रखना, कंप्लेंट हमेशा क्रिमिनल केस में होती है। मैंने इसलिए बताया था कि क्रिमिनल साइड हम चल रही, सारी क्रिमिनल साइड चल रही है, क्रिमिनल केसेस वाली साइड चल रही है। क्रिमिनल केस सिविल केस क्या होता है समझा दिया पहले आपको। कंप्लेंट क्या होता है, जब भी याद रखिए क्रिमिनल केस में जब भी आप
सीधा अदालत में जाकर किसी के खिलाफ केस करते हैं, क्रिमिनल केस में जब भी आप सीधा अदालत में जाकर किसी के खिलाफ केस करते हैं, उसको हम मतलब जब केस करते हैं एक अब दरखास्त देते हैं, एक अब दरखास्त देते हैं कि केस करने के लिए अंदर कोर्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं। जब भी क्रिमिनल केस में आप जाकर दरखास्त देते हैं किसको? पुलिस को, उसको हम एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। याद रखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट में फर्क क्या है? कंप्लेंट मतलब आप गए और आपने अदालत में दरखास्त दी। जब आप अदालत में दरखास्त देते हैं किसी क्रिमिनल केस में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं। और जब आप जाकर पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ दरखास्त देते हैं क्रिमिनल केस में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एफआईआर कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, एफआईआर कहाँ लगती है? हमेशा याद रखना, एफआईआर कभी भी अदालत में नहीं लगती है, ये बात याद रखना। एफआईआर कभी भी अदालत में नहीं लगती। एफआईआर किसके पास होती है? पुलिस के पास। और कंप्लेंट किसके पास होती है? हमेशा अदालत के अंदर होती है। मतलब आप जाकर अदालत के सामने एक दरखास्त लिखकर लिखोगे कि भाई मेरे खिलाफ, मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दी, तो क्या हो गया? कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट, और कंप्लेंट कभी पुलिस के सामने नहीं जाती है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है। मीन्स एनी एलिगेशन, एलिगेशन क्या हो गया? इल्जाम। मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कौन होता है? जो अदालत में होता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट यहाँ जज साहब को कहा गया। किसको? जज साहब को, याद रखिए। ठीक है जी, कोई भी एलिगेशन जो जज साहब के सामने किया जाता है, ओरली भी किया जा सकता है, रिटन भी किया जा सकता है। विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन, अंडर दिस कोड ये लाइन काट दो। ठीक है जी, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। याद रखना कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर बोलते हो कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन कंप्लेंट कभी भी पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती है। मतलब पुलिस रिपोर्ट मतलब एफआईआर वगैरह। ठीक है, बता रही समझ में कि कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं की जा सकती। मतलब जो आपने पुलिस के पास रिपोर्ट दी, जो एफआईआर लगवाई वहां पर, ठीक है, अब वो उसकी कॉपी लाकर मतलब अपनी दरखास्त से चिपका कर आप अदालत में नहीं दे सकते। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एफआईआर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है जी, कोशिश है 20 कंप्लीट करने की, आज हो जाने चाहिए 20। ओके जी, इंक्वायरी। दो लफ्ज है, एक इंक्वायरी है, एक इन्वेस्टिगेशन है। ओके जी, एक है इंक्वायरी, एक है इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं पूछना। इंक्वायरी कहते हैं जब भी कोर्ट मान लीजिए आपने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, और जब आपने किसी का कत्ल कर दिया तो कोर्ट छानबीन करेगी या पुलिस छानबीन करेगी। जब भी कोर्ट खुद किसी केस में छानबीन करता है उसको इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, और जब भी कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देता है कि आप इस केस में छानबीन कीजिए, तो जो पुलिस छानबीन करती है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। याद रखना, जब भी पुलिस छानबीन करेगी किसी केस में उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और जब भी कोर्ट किसी केस में छानबीन करेगी उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन पढ़ लेना आप। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है। ठीक है, और बाय पर्सन, ये अंडर दिस कोड ये काट देना है बुक से ना, सीधा सीधा छप के। ठीक है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, जब भी एविडेंस कलेक्ट करना हो, ठीक है, छानबीन करनी हो और सबूत इकट्ठे करने हो, ठीक है, एविडेंस को कहते हैं, सबूत को कहते हैं। जब भी सबूत इकट्ठे करने हो एक पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, जब वो पुलिस ऑफिसर छानबीन करता है सबूत इकट्ठे करने के लिए, हो गया इन्वेस्टिगेशन। और जब भी कोर्ट खुद छानबीन करता है किसी केस में सबूत इकट्ठे करने के लिए, उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब भी अदालत के अंदर जो सबूत है उनको एडमिट किया जाता है ओरली या रिटन में,
उसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। मान लीजिए आप एक गवाह है, ठीक है, आप एक गवाह है, आप अदालत के सामने जाकर गवाही दे रहे हैं और एक नाजिर, जो मैंने आपको पहले बताया था, जज साहब का जो नाजिर है वो आपकी गवाही लिख रहा है, ठीक है। तो मतलब जब वो गवाही लिख रहा है इसका मतलब क्या है, कोर्ट आपका जो कहना है, जो आपकी जो टेस्टिमनी है, जो आप मतलब एज ए विटनेस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको कोर्ट क्या कर रहा है, उसको एडमिट कर रहा है, कोर्ट लिख रहा है। जब भी आप कुछ ओरली कोर्ट को देते हैं या फिर कुछ रिटर्न में कोर्ट को देते हैं और बोलते हैं कि ये गवाही है, ये मेरी तरफ से एक एविडेंस है, ये आप रख लीजिए, उस चीज को अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तो इसी सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हो गया, जब भी कोर्ट क्रिमिनल, याद रखना क्रिमिनल साइड में जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोर्ट आपके एविडेंस को एडमिट करता है, ठीक है जी, या फिर एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस सबूत को जमा करने के लिए, जब भी आपको कोर्ट सुनती है ओरली या रिटर्न में, ठीक है, कसम खिलाकर, जब वो काम जाते हैं ना कटघरे में, ठीक है, जब किसी आपने फिल्म्स में देखा होगा कि किसी भी गवाह को जब कटघरे में ले जाया जाता है, कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर, ठीक है जी, भगवत गीता के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर हाथ रख कसम खिलाई जाती है, ठीक है, और कहा जाता है कि भाई जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। वहां पर जो विटनेस बोलता है, ठीक है, उसका बोलना, उसका कसम खाना, उसको वो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है, जिससे कोर्ट सबूत इकट्ठा करती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पीछे पढ़ा, कौन सा ऑफेंस, कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। याद रखना, वारंट पुलिस वारंट भी होता है, खैर बात करेंगे, अभी तक के लिए आप समझ लीजिए, पुलिस कभी भी किसी को वारंट के बगैर, मतलब जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे किसी को अरेस्ट करने के लिए, वारंट का मतलब क्या हो गया, जब कोर्ट का एक ऑर्डर किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको वारंट कहते हैं। और पुलिस किसी को भी कोर्ट के उस ऑर्डर के या फिर कोर्ट के वारंट के बगैर जब अरेस्ट ना कर सके किसी भी केस में किसी बंदे को, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आ गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मींस ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। जब भी किसी, देखिए ये कोर्ट के नोटिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये हवाई नोटिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। कहते हैं ना कोर्ट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिस निकाला है, वो क्या यही होता है कि जब भी ऑफिशियल गैजेट में कोर्ट कुछ पब्लिश करे, उसको हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं या नोटिस कहते हैं, ठीक है जी। बस करते हैं, 18 होगी बहुत है, देखेंगे कल, ठीक है जी। ये बेसिक है, तभी टाइम लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलेंगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।